हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। 13 जनवरी 2021 का करंट अफेयर्स का ये लेक्चर आप लोग देख रहे हैं। गाइस, अगर आप सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मैंडेटरी है इस पूरे लेक्चर को एंड तक देखना और रेगुलरली लेक्चर्स को फॉलो करना, और जो भी लेक्चर्स के दौरान मैं आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूं उनको आपको रिलीजियसली फॉलो करना है। आप अगर किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो ये लेक्चर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहां पर मैं जो आपको टॉपिक्स कवर कराता हूं उन्हीं से रिलेटेड आपसे सिविल सर्विसेज में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये बात मैं ऐसे ही नहीं कहता, इसके बाकायदा प्रूफ भी देता हूं। आप नीचे डिस्क्रिप्शन पर प्रूफ वाले वीडियो अवेलेबल हैं, उस वीडियो को आप देखिए। मैंने यूपीएससी 2020 एग्जाम से 1 से 1.5 साल पहले आपको जो टॉपिक्स कवर कराए थे, अपने स्टूडेंट्स को जो टॉपिक्स कवर कराए थे, उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं। और स्टेट सिविल सर्विसेज की बात करें तो यूपीपीसीएस 2020 एग्जाम से 1 से 1.5 साल पहले जितने भी टॉपिक्स मैंने कवर कराए थे उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस आए, क्योंकि यहां पर जो टॉपिक्स मैं आप लोग के कवर कराता हूं वो सिविल सर्विसेज पॉइंट ऑफ व्यू से ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और रेगुलरली अगर आप ये लेक्चर्स को फॉलो करेंगे तो आपको कहीं और से करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि हर सोर्सेज से यहां पर मैं न्यूज को कवर करके आपके सामने लेकर आता हूं। इंग्लिश हिंदी दोनों में यहां पर न्यूज कवर की जाती है। एंड आज की जो टॉपिक जो अपन कवर करने वाले हैं ये जीएस पेपर 3 के टॉपिक्स हैं जिसको अपन आज डिस्कस करेंगे। एंड गाइस, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि अगर आपको पीडीएफ पैकेज चाहिए, यानी कि इस लेक्चर की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप एक पीडीएफ पैकेज है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आप मात्र 100 रुपीज पूरे मंथ की इसकी फीस है, जिसमें आपको डेली लेक्चर्स की पीडीएफ दी जाती है, आपको हैंडआउट नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, आपको वीकली कंपाइलेशन दिया जाता है पीडीएफ का, आपके रिवीजन के लिए आपको मंथली मैगजीन प्रोवाइड की जाती है। इतना सब कुछ मात्र 100 रुपए इसकी फीस है। और ऑफर भी है, आप ये वीडियो को पॉज करके ऑफर देख सकते हैं, राइट। और कैसे पेड पैकेज को ज्वाइन करना है तो ये पूरी डिटेल लिखी हुई है, इसको आप फॉलो कर लीजिए। और पेमेंट कैसे करनी है तो ये क्यूआर कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं आप पेमेंट करने के लिए, या फिर डिस्क्रिप्शन पर इंटरनेट बैंकिंग की भी फैसिलिटी अवेलेबल है, यानी कि अकाउंट नंबर वगैरह लिखा हुआ है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन पर भी चेक कर सकते हैं। और पेड पैकेज को ज्वाइन करने में अगर कुछ समस्या आती है, पेड पैकेज से रिलेटेड आपको मुझसे कुछ पूछना है तो फेसबुक पर आप मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर अगर आप फेसबुक पर नहीं है तो ये मेरा नंबर है 9713282838। ध्यान रहे, नंबर पर कॉल नहीं करना है, कॉल अटेंड नहीं किए जाएंगे। इस नंबर पर आप एसएमएस करके या टेलीग्राम पर मैसेज करके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा रिप्लाई आपके पास विद इन 24 आवर्स आ जाएगा। आपको कुछ भी पूछना है करंट अफेयर्स पेड पैकेज से रिलेटेड या करंट अफेयर्स से रिलेटेड आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और टेलीग्राम पर अगर आप हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर चेक कर लीजिए, टेलीग्राम का अपना एक चैनल और डिस्कशन ग्रुप भी है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलो फिर आपका समय ना वेस्ट करते हो, फटाफट लेक्चर को शुरू कर लेते हैं। गाइस, प्रीलिम्स के लिए ये वाला टॉपिक है, यहां ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार की ट्रेन, देखो आप ट्रेन कितनी बेहतरीन दिखाई दे रही है, 1.5 किलोमीटर लंबी ये ट्रेन है और डबल स्टैक ट्रेन ये आपको दिखाई दे रही है। डबल स्टैक यानी कि ये जो आपको डब्बा दिखाई दे रहा है, पहले नॉर्मली हम लोग देखते हैं ट्रेन के पीछे जो डब्बा लगा रहता है वो इतना बड़ा नहीं होता है, ये एक डब्बे के ऊपर दूसरा डब्बा हम लोग को नजर आ रहा है इस प्रकार से। तो डबल स्टैक ट्रेन है ये, राइट। तो डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन, तो ये 1.5 किलोमीटर लंबी ट्रेन है। इसका भी उद्घाटन कर दिया गया है, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने हरी झंडी दिखा दी है इस ट्रेन को। और दुनिया की पहली डबल स्टैक लॉन्ग हॉल 1.5 किलोमीटर लंबी कंटेनर ट्रेन बताई जा रही है। किस किस स्टेशन के बीच में चलेगी तो नई अटेली से लेकर नया किशनगढ़ जो स्टेशन है उसके बीच में ये चलेगी, हरियाणा से राजस्थान के बीच में ये ट्रेन चलेगी। तो ये चीज थोड़ी सी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, ध्यान रखिएगा, डायरेक्टली पूछा जा सकता है। अब देखिए, ये भी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नया रेवाड़ी और नया मदार सेक्शन जो है वो शुरू किया गया है, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने हरी झंडी दिखा दी है सेक्शन पर। ये वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर ये हम लोग को नया सेक्शन देखने को मिल रहा है रेवाड़ी और मदार का। रेवाड़ी बेसिकली हरियाणा में है, मदार हम लोग को राजस्थान में देखने को मिलता है। तो नया रेवाड़ी मदार का सेक्शन हम लोग को नजर आ रहा है। तो देखिए यहां पर क्या है, ये तो देखो आप, ये वेस्टर्न कॉरिडोर्स का रूट आपको दिखाई दे रहा है, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का, और ये ईस्टर्न कॉरिडोर, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का रूट आपको नजर आ रहा है। तो ये जो मालगाड़ियां इस प्रकार की दिखाई देती है ना, तो वो ऐसे ही कॉरिडोर्स पर चलती हैं। इसमें आप देखिए मेन चीज आपको क्या दिखाई दे रही है, जैसे कि इस वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की अपन बात करें तो यहां पर जो है वो पोर्ट हम लोग को नजर आ रहा है, बंदरगाह हम लोग को नजर आ रहा है। तो यहां पर सामान जो है वो आता है और यहां से सामान जो है वो वेरियस जगह पर पहुंचता है। और ये वाला जो रूट है इसमें काफी सारी, यानी कि ये पूरा रूट आपको ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का जो नजर आ रहा है, यहाँ पर इंडस्ट्रियल हब्स भी हैं, काफी सारी इंडस्ट्रीज यहाँ पर इसी रूट में हम लोग को देखने को मिलती है। तो जल्दी से जल्दी सामान जो है वो इंडस्ट्रीज के बीच में पहुंच सके और हम लोग जो है वो सामान को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है वो ज्यादा से ज्यादा करवा सकें, तो उसके लिए ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हम लोग को नजर आता है। तो इसके बारे में हालांकि मैं काफी डिटेल में आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका, मेरे ख्याल से 15 दिन पहले ही अपन ने डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर वाले टॉपिक को डिटेल में डिस्कस किया था मेंस पर्सपेक्टिव से। शायद अगर आप रेगुलरली फॉलो कर रहे होंगे तो आपको ये याद आ गया होगा, तो उसको जरूर रिवाइज कर लेना, क्योंकि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर
लगातार न्यूज में है, तो इससे रिलेटेड प्रीलिम्स और मेंस दोनों में क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना काफी ज्यादा है। तो याद रखिएगा, नया रेवाड़ी नया मदार, अभी रिसेंटली ये वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में एक नया सेक्शन जो है वो शुरू हुआ है, एक नया रूट हम लोग को देखने को मिल रहा है। इस प्रकार की ट्रेन जो है वो इस रूट पर हम लोग को नजर आएंगी, कंटेनर्स वाली मालगाड़ियां वगैरह, राइट। 306 किलोमीटर का ये रूट है और बताया जा रहा है कि हरियाणा और राजस्थान में ये कनेक्टेड है, यानी कि हरियाणा और राजस्थान को कनेक्ट करेगा ये। और हरियाणा और राजस्थान में मौजूद जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उनको भी काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा इस रूट के थ्रू। और इसके अलावा कॉनकॉर, कॉनकॉर क्या है, तो एक नवरत्न कंपनी हम लोग को देखने को मिलती है कॉनकॉर। इसका काम क्या होता है, इस प्रकार की जो कंटेनर्स होते हैं ना, मालगाड़ियां वगैरह, तो ये लॉजिस्टिक का काम करती है। इस प्रकार के कंटेनर जो है उसका बेटर उपयोग अब ये कर सकेगी, क्योंकि एक अच्छा रूट जो है वो इसके थ्रू मिल गया है, क्योंकि यहीं पर ही कॉनकॉर हम लोग को नजर आती है, राइट, इसी एरिया पर। तो वो बेटर तरीके से अच्छे से जो है वो उपयोग कर सकेगी इस रूट का, इस डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का, क्योंकि लॉजिस्टिक का काम करती है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है, सामान वगैरह को हमारी कंट्री में पहुंचाने का काम करती है ये कॉनकॉर। इसके और भी काफी सारे काम है, तो ये काथुवास में हम लोग को देखने को मिलती है। और वेस्टर्न पोर्ट्स जो हम लोग को कंडला, पिपावाव, मुंदड़ा और दाहेज, तो देखो ये चीज आपसे मैप वाले क्वेश्चन में पूछी जा सकती है कि ये फलाना पोर्ट जो है वो कहां पर है। तो दाहेज, मुंदरा और पिपावाव और कंडाला, तो ये गुजरात में हम लोग को पोर्ट बंदरगाह देखने को मिलता है। याद रखिएगा, ये वाली चीज आ सकती है। इसके अलावा इस सेक्शन का उद्घाटन जो है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में स्मूथ कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराएगा। जैसे कि आप देखो, रेवाड़ी यहां पर हम लोग को नजर आ रहा है, इसी के कुछ ही दूर पर शुरू हो जाता है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। तो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के साथ बेटर तरीके से कनेक्ट करने का भी ये रूट काम करेगा, तो और सीमलेस कनेक्टिविटी इसमें प्रोवाइड कराएगा। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। इससे पहले 29 दिसंबर 2020 को 351 किलोमीटर का भाऊपुर और न्यू खुर्जा सेक्शन ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का ये भी जो है वो शुरू कर दिया गया था। तो इसके बारे में भी अपन ने हालांकि पहले चर्चा करी है। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, हमारी कंट्री के लिए काफी इंपॉर्टेंट कॉरिडोर्स हैं, राइट। तो इससे हमारी कंट्री में आज की डेट में हम लोग देखो आत्मनिर्भर भारत पर फोकस कर रहे हैं, तो इससे आत्मनिर्भर भारत से रिलेटेड आप जानते हैं कि क्वेश्चन मेंस में बनेगा ही बनेगा। तो आप उसमें ये वाला पॉइंट भी जरूर मेंशन कीजिएगा कि हमारी कंट्री में जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स के ऊपर जो हम लोग काम कर रहे हैं वो आत्मनिर्भर भारत को बेटर बनाएगा। कैसे बेटर बनाएगा? आत्मनिर्भर भारत के थ्रू, सेल्फ रिलायंट इंडिया के थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारी कंट्री में सामान बनाने पर फोकस कर रहे हैं। जैसे कि मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को भी आप इसमें शामिल कर सकते हो कि ज्यादा से ज्यादा हम लोग हमारी कंट्री में सामान बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, राइट। अब जब ये सामान बनेगा तो ये हमारी डोमेस्टिक नीड्स को तो फुलफिल करेगा ही करेगा, साथ ही साथ हम लोग इसको एक्सपोर्ट भी तो करेंगे ना, पैसा तो हमें कमाना है, तो एक्सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। तो इस प्रकार की चीज आपके मेंस में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, हर तरीके की चीज। जैसे एक कोई टॉपिक है तो उस टॉपिक को आप कितना कनेक्ट कर सकते हो कितनी सारी चीजों से, उसको आपको दिमाग में रखते हुए चलना है। और ये टेंशन वाली बात नहीं है यार, ऑटोमेटिकली पढ़ते चलो आता जाएगा यहां पर, क्योंकि आपको जो मैं एग्जांपल जैसे देता हूं, कुछ चीजें कनेक्ट करने की आपको बताता हूं, तो उससे जो है वो आपका माइंड जो है वो उस तरीके से ऑपरेट करना शुरू करेगा। जैसे कि ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का टॉपिक है, इसमें अपन ने आत्मनिर्भर भारत को लिया है, मेक इन इंडिया को लिया है, इसमें हमारी इकोनॉमी स्ट्रेंथन होगी, बढ़ेगी, क्योंकि हम एक्सपोर्ट करेंगे। वो वाला पॉइंट अपन ने मेंशन कर दिया। कॉमन से पॉइंट्स है, बट हाँ ये कॉमन पॉइंट भी याद एट ए टाइम आने चाहिए, वो इंपॉर्टेंट। और ये कब पॉसिबल हो पाएगा? जब आप लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे, लगातार इन सब चीजों के बारे में सोचते रहेंगे, राइट। तो ये है गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक, होपफुली आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। गाइस बताया जा रहा है कि डीआरडीओ ने एक एमओयू का मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझौता ज्ञापन या फिर सिंपल एग्रीमेंट, डीआरडीओ ने एक एग्रीमेंट साइन किया है महा मेट्रो के साथ। किस पर्पस के लिए? एडवांस्ड बायोडाइजेस्टर को इंप्लीमेंट करने के पर्पस के लिए। सवाल ये उठता है बायोडाइजेस्टर क्या है, ये समझ जाओगे तो पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। बायोडाइजेस्टर का मतलब सिंपल सा ये है कि जो ह्यूमन वेस्ट और एनिमल वेस्ट जो होता है उसको प्रोसेस किया जाता है और उसके बाद जो प्रोडक्ट बनता है उसको उपयोग में लिया जा सकता है। जैसे कि ह्यूमन वेस्ट को या एनिमल वेस्ट को प्रोसेस करके हम लोग बायो फर्टिलाइजर्स बना सकते हैं। बायो फर्टिलाइजर्स, किसानों को आवश्यकता होती है ना फर्टिलाइजर्स की खेतों के लिए, कि खेतों में फर्टिलाइजर्स डलते हैं जिससे कि जो फसल जो होती है वो काफी अच्छी होती है, राइट। तो फर्टिलाइजर बनाने के पर्पस के लिए उपयोग में लिया जाता है बायो फर्टिलाइजर, यानी कि केमिकल रहित हम लोग को देखने को मिलता है, ऑर्गेनिक होता है टोटली। इसके अलावा बायोगैस बनाई जा सकती है, मतलब इस प्रकार के ह्यूमन और एनिमल वेस्ट को प्रोसेस करके बायोगैस। और आप सभी जानते हैं बायोगैस फ्यूल के तौर पर हमें देखने को मिलती है, एक क्लीन फ्यूल है, एनवायरमेंट को पल्यूट नहीं करती है, राइट। उससे खाना बनाया जा सकता है। जैसे कि खाना बनाने के लिए हम लोग एलपीजी का जो उपयोग करते हैं ना, उसके ऑल्टरनेट के तौर पर बायोगैस का उपयोग किया जा सकता है। या फिर लाइटनिंग पर्पस के लिए भी, बिजली वगैरह के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है बायोगैस का। तो फ्यूल के तौर पर ये हमें देखने को मिलता है। तो फ्यूल बनाई जा सकती है इससे,
ह्यूमन और एनिमल वेस्ट को कन्वर्ट करके या फिर फर्टिलाइजर्स वगैरह बनाए जा सकते हैं। तो ये होता है बायोडाइजेस्टर। तो डीआरडीओ ने महामेट्रो के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है और डीआरडीओ बायोडाइजेस्टर बनाएगी, राइट। तो इस प्रकार की टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराएगी। हालांकि इसने ऑलरेडी ऐसी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करी हुई है जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर में जो दल लेक हम लोग को देखने को मिलती है, वहां पर जो हाउस बोट्स चलती हैं, तो हाउस बोट्स में मौजूद जो मतलब वो होता है ना टॉयलेट वगैरह, तो वहां पर जो ह्यूमन वेस्ट कलेक्ट होता है, तो उस ह्यूमन वेस्ट को यहां पर बायोडाइजेस्टर के थ्रू कन्वर्ट करके उपयोग में लाया जाता है। फर्टिलाइजर्स वगैरह तैयार कर दिए जाते हैं, बायो फर्टिलाइजर्स, राइट। तो ऐसी चीज उसने ऑलरेडी जो है वो दिखाई हुआ है, ऐसा डेमोन्स्ट्रेशन उसने ऑलरेडी जम्मू एंड कश्मीर में दिखाया हुआ है। और अब महामेट्रो के साथ ये डील हुई है या एग्रीमेंट हुआ है। और महामेट्रो, महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन हमें देखने को मिलता है, डीआरडीओ, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की ये जॉइंट वेंचर कंपनी है महामेट्रो। ये मिलकर काम कर रहे हैं एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के ऊपर और पानी को बचाने के ऊपर। तो एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट किस पर्पस के लिए किया जाएगा? इस टेक्नोलॉजी के थ्रू, बायोडाइजेस्टर के थ्रू, क्योंकि हम लोग फिर केमिकल फर्टिलाइजर्स का उपयोग कम कर देंगे, बायोगैस का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि एनवायरमेंट जो है वो पल्यूट नहीं होगा, है कि नहीं। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है, ये वाली चीज है। और एमओयू साइन हुई है महामेट्रो और डीआरडीओ के बीच में। देखो कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, महामेट्रो क्या है? तो महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, ये जॉइंट वेंचर कंपनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की। तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। और डीआरडीओ टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड कराएगी एडवांस बायोडाइजेस्टर मार्क 2 टेक्नोलॉजी के लिए। और इसमें ह्यूमन वेस्ट ट्रीटमेंट किया जाएगा, मेट्रो रेल नेटवर्क में जो ह्यूमन वेस्ट जो होता है उसको ट्रीट किया जाएगा और उसको कन्वर्ट किया जाएगा, राइट, जिससे कि वो उपयोग में लाया जा सके। और बायोडाइजेस्टर सिस्टम क्या करता है? ऑर्गेनिक वेस्ट वगैरह जो होते हैं उसको यूटिलाइज करता है, ऑर्गेनिक वेस्ट पर्टिकुलरली ह्यूमन और एनिमल एक्सक्रीटा जो हम लोग को नजर आता है, राइट। और उससे फर्टिलाइजर और बायोगैस प्रोड्यूस किए जाते हैं, जो पूरा मैंने आपको एक्सप्लेन किया। इसमें एयर टाइट हाई डेंसिटी पॉलीथीन कंटेनर हमें देखने को मिलता है, जिसमें एक्सक्रीटा जो होता है वो डाइल्यूट किया जाता है, पानी के कंटिन्यूअसली पानी को डाला जाता है, पानी का फ्लो किया जाता है और डाइल्यूट कर दिया जाता है, यानी कि उसको मिला दिया जाता है प्रॉपर पूरी तरह से, जिससे कि वो पानी में कंप्लीटली डाइल्यूट हो जाए, राइट। फिर उसको सड़ाया जाता है और उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से उसको सड़ाया जाता है। उसको वेस्ट में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम लोग को देखने को मिलता है, और वो जो पूरी सड़ाने की जो प्रक्रिया होती है, फर्मेंटेशन की जो प्रक्रिया होती है, वो एनएरोबिक फॉर्म में हमें देखने को मिलती है पूरी प्रोसेस। एनएरोबिक बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, एरोबिक क्या होता है और एनएरोबिक क्या होता है। एनएरोबिक का मतलब बिना ऑक्सीजन के कोई प्रोसेस जब होती है तब उसको एनएरोबिक प्रोसेस कहते हैं। तो एनएरोबिक प्रोसेस ये हमें देखने को मिलती है। बैक्टीरिया जो रिस्पॉन्सिबल होता है सड़ाने के लिए, यानी कि पूरी चीज को सड़ाने के लिए, यानी कि जो पूरा ऑलरेडी ह्यूमन वेस्ट जो होता है तो उसको डिल्यूट करने के बाद पूरी तरह से उसको सड़ाने के पर्पस के लिए, डिकम्पोजिशन के पर्पस के लिए जो बैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है वो होता है मीथेनोजेनिक। मीथेनोजेनिक जो है वो मीथेन प्रोड्यूस करता है, जिसको बायोगैस अपन कहते हैं। और जो मैन्योर जो सामने आता है, जो खाद जो हम लोग को बनकर आती है, यानी कि पूरी प्रोसेस जब पूरी प्रक्रिया खत्म हो जाती है तो जो रिजल्ट हमें देखने को मिलता है, तो जो खाद होती है वो ऑर्गेनिक होती है। ऑर्गेनिक खाद का जब हम लोग अपने फार्म्स में इस्तेमाल करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि क्रॉप्स वगैरह जो फसल वगैरह जो उगेगी वो ह्यूमन के लिए काफी हेल्दी होगी, राइट। आप सभी लोग जानते हैं आज की डेट में केमिकल फर्टिलाइजर्स के कारण कैंसर वगैरह के केसेस नजर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। और हम लोग आज की डेट में फोकस यही कर रहे हैं कि हम लोग को ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर टारगेट करना है। तो कहीं ना कहीं से ये जो बायोडाइजेस्टर है ये इंडिया को ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ भी लेकर जा रहा है। देखो इस तरीके से भी चीजें आपको कनेक्ट करते हुए आपके आंसर में चीजें होनी चाहिए इस प्रकार से, मेंस पर्सपेक्टिव से हालांकि। और ये वाला टॉपिक प्रीलिम्स और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और मैन्योर जो है वो ऑर्गेनिक है, पैथोजन फ्री फर्टिलाइजर हमें देखने को मिलता है, और ये जो रिच है काफी ज्यादा नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम में। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है सिंपल सा एनसीईआरटी का, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएंगे कि ये प्लांट के लिए मैक्रो न्यूट्रिएंट के तौर पर हमें देखने को मिलते हैं या माइक्रो न्यूट्रिएंट के तौर पर देखने को मिलते हैं। और नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताइए कि माइक्रो न्यूट्रिएंट और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं, राइट। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम में ये रिच हम लोग को फर्टिलाइजर देखने को मिलता है। और ये जो प्रोडक्ट है ये इंडिया के फार्म्स में सेल्फ कंजम्पशन के लिए उपयोग में लिया जाएगा, ये डाइजेस्टर से जो प्रोडक्ट बनकर आएगा, राइट। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक। आपको इसके बारे में अच्छी एक जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक और ऐसे क्वेश्चंस अभी हमें ऑलरेडी प्रीलिम्स के अंदर देखने को मिले हैं पिछले साल 2020 में इस प्रकार के क्वेश्चंस। तो अच्छे से इसके बारे में अच्छी जानकारी हो। गाइस, यमुना नदी में अमोनिया का स्तर जो है वो बढ़ता हुआ हम लोग को नजर आ रहा है, अमोनिया नाइट्रोजन का। तो इससे रिलेटेड ये टॉपिक है। अभी एक ज्वाइंट स्टडी ग्रुप और सर्विलांस स्क्वाड जो है वो कॉन्स्टिट्यूट किया गया, स्थापित किया गया है, जो कि चेक करेगा
यमुना नदी में अमोनिकल नाइट्रोजन को। अब देखिए अमोनिया जो है यमुना नदी में जो अमोनिया बढ़ रहा है, तो उससे रिलेटेड ये जो टॉपिक है ये नवंबर में भी देखने को मिला है, अगस्त में भी देखने को मिला था, और एक दो बार और बीच में देखने को मिला, और अब फिर से देखने को मिल रहा है। तो इस टॉपिक के बारे में आपको अच्छे से जानकारी रखनी है, क्योंकि जो रिपीटेड टॉपिक्स हैं उनके काफी ज्यादा चांसेस होते हैं एग्जाम में पूछे जाने के। तो 1 अगस्त 2020 को ये टॉपिक मैंने आप लोग को पढ़ाया हुआ है, मैं चाहूंगा आप YouTube के सर्च कॉलम पे लिखिएगा 1 अगस्त 2020, उसके आगे मेरा नाम लिख देना कमलाक्ष। जो भी सर्च लिस्ट में सबसे पहला वीडियो आएगा वो अपना ये 1 अगस्त का ही वीडियो होगा, और इस वीडियो के 40 मिनट 7 सेकंड पे आप जाएंगे तो आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। जिन स्टूडेंट्स के पास लेक्चर की PDF आती है, आप सिंपली यहां पर क्लिक करिएगा, आपके सामने जो है वो वीडियो ओपन हो जाएगा, तो उसको जरूर देख लेना। इस टॉपिक को मैंने पढ़ाया हुआ है। हालांकि अभी इस स्टडी ग्रुप की बात करते हैं कि ये जो स्टडी ग्रुप जो कंडक्ट मतलब कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, स्थापित किया गया है, तो ये किस प्रकार से कार्य करेगा। तो देखो अभी एक मीटिंग कंडक्ट हुई थी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी, हरियाणा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, दिल्ली जल बोर्ड, इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट जो हरियाणा का है, और दिल्ली का इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट। तो इनके ऑफिशियल के बीच में एक मीटिंग कंडक्ट हुई थी। मीटिंग का मेन पर्पस ये था कि यमुना नदी में जो अमोनिकल नाइट्रोजन, अमोनिया नाइट्रोजन जो यमुना नदी में बढ़ रहा है, तो उसको कैसे कंट्रोल करना है। तो इस पर चर्चाएं, इस पर बातचीत हुई, और फोकस किया जा रहा है कि लॉन्ग और शॉर्ट टर्म रेमेडियल एक्शन जो है वो लेने की आवश्यकता है। तो इसका ये मेन पर्पस था कि हम लोग एक लॉन्ग टर्म एक्शन प्लान जो है वो तैयार करें और शॉर्ट टर्म एक्शन प्लान तैयार करें, और उसके थ्रू यमुना नदी में जो ये इशू आ रहा है अमोनिकल नाइट्रोजन का, उसको रिड्यूस किया जाए, कंट्रोल किया जाए। तो इस पर यहां पर बातचीत हुई। बातचीत के दौरान कुछ रीजन सामने आए कि क्या क्या वजह हो सकती है ये यमुना नदी में नाइट्रोजन के स्तर का बढ़ने की, या फिर जो अमोनिकल नाइट्रोजन है उसके स्तर बढ़ने की। तो सबसे पहली वजह तो बताया जा रहा है कि हरियाणा के शहर से जो सीवेज जो आता है, तो वो बिना ट्रीट किए डायरेक्टली नदी में मिलाया जा रहा है। जो इंडस्ट्रियल यूनिट यहां पर हम लोग को देखने को मिलती है, वेरियस इंडस्ट्रीज वगैरह हो गई, कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स हो गया, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हो गया, तो वो बिना प्रॉपर तरीके से पानी को ट्रीट किए नदी में फेंक रहे हैं, बहा रहे हैं। दिल्ली के अंदर से सामने आता है, आउटर दिल्ली से, कि वहां पर जो मतलब बिना ट्रीट किया हुआ सीवेज जो है वो इलीगल तरीके से नदी में डायरेक्टली मिलाया जा रहा है। इसके अलावा नदी का जो बेड होता है, नीचे वाला जो एरिया होता है नदी का, वहां पर दलदल वाली स्थिति बन गई है कुछ, यानी कि कीचड़ मल वहां पर बहुत ज्यादा हो गया है, उसके कारण से एनएरोबिक डीकंपोजिशन हम लोग को वहां पर नजर आ रहा है। तो ये भी एक वजह है जिसके चलते, और यमुना नदी का फ्लो जो है वो कम हो गया है, तो ये भी एक वजह इन्होंने यहाँ पर पॉइंट आउट करी। तो ये कुछ वजहें बताई गई जिसके कारण से यमुना नदी में अमोनिया का स्तर जो है वो काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। देखो अमोनिया का स्तर बढ़ने की वजह मेनली तौर पर हमें यही देखने को मिलता है कि जो घरों से जो मतलब पानी वगैरह निकलता है ना, हम लोग को देखने को मिलता है ह्यूमन वेस्ट हो गया, या फिर जैसे कि जो साबुन वगैरह होता है, डिटर्जेंट वगैरह जो होता है, जिससे कपड़े वगैरह धोते हैं, वो हमारे घर वगैरह में कपड़े वगैरह धुलते हैं, तो फिर वो पूरा पानी गटर में जाता है, और गटर से पानी को बिना ट्रीट किए नदी में बहाया जा रहा है। तो ये एक बड़ी वजह है जिसके चलते ये सब चीजें हमें देखने को मिलती है। और इंडस्ट्री तो है ही, क्योंकि इंडस्ट्री के ऊपर भी रेगुलेशन नहीं है, प्रॉपर समय समय पर मॉनिटरिंग नहीं की जाती है, तो जिसके चलते इंडस्ट्री जो है वो बिना पानी को ट्रीट किए नदी में बहा रही है। तो ये भी एक वजह बताई जाती है। तो ये कुछ चीजें हैं जिसके बारे में आपको एक अच्छा आइडिया होना चाहिए। तो एक स्टडी ग्रुप इन्हीं, यानी कि जिनकी ये मीटिंग थी, जिनके बारे में अपने अभी बात करी, CPCB, DPCC और ये पूरी बॉडीज, तो इनकी जो मीटिंग हुई थी, तो उसी में ही इन्होंने फैसला लिया कि एक स्टडी ग्रुप कंडक्ट करेंगे, और स्टडी ग्रुप होगा वो इन्हीं सभी के ऑफिशियल्स के बीच में हम लोग को देखने को मिलेगा। स्टडी ग्रुप कंडक्ट किया जा रहा है, सभी लोग साथ में मिलकर, और ये स्टडी करेंगे कि क्या वजह है कि इस प्रकार की स्थिति डेवलप होने की यमुना नदी पे, उसको प्रॉपर तरीके से मॉनिटरिंग करने पर फोकस करेंगे। एक प्रोटोकॉल बनाने की बात की जा रही है कि एक यूनिफॉर्म मॉनिटरिंग प्रोटोकॉल होना चाहिए, मॉनिटरिंग मैकेनिज्म होना चाहिए, उसको स्ट्रेंथन करना जो ऑलरेडी है, राइट, कि निगरानी रखना कि कोई इंडस्ट्री जो है वो सही तरीके से नियमों का पालन कर रही है कि नहीं कर रही। इंडस्ट्री से जो वेस्ट वगैरह डायरेक्टली रिलीज किया जा रहा है नदी में बिना उसको ट्रीट किया, तो उसको चेक किया जाएगा, और अगर कोई ऐसी इंडस्ट्री करते हुए पकड़ा गई तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, और कोशिश की जा रही है कि ये सब चीजें ना हो, उसको कंट्रोल कर लिया जाए, राइट। पुराने डेटा वगैरह है उनको एनालाइज किया जाएगा, फील्ड सर्वे किया जाएगा, जा जाकर देखा जाएगा, चेक किया जाएगा, कुछ ऐसे एरियाज को देखा जाएगा यमुना नदी में जहां पर अमोनिया का स्तर बहुत ज्यादा है, अमोनिकल नाइट्रोजन का स्तर बहुत ज्यादा है, और किस पीरियड में ये लेवल काफी हाई हो जाता है, तो उस पीरियड की भी एनालाइज की जाएगी, यानी कि साल में किस समय पर एकदम से ज्यादा हम लोग को अमोनिकल नाइट्रोजन देखने को मिलने लगता है, तो उस चीज को भी देखा जाएगा, एनालाइज किया जाएगा। फिर सजेस्ट किए जाएंगे कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्लान्स किस प्रकार के होंगे, मतलब सोल्यूशंस वगैरह सामने रखे जाएंगे कि किस प्रकार से रिजॉल्व किया जाएगा इस इशू को, इस मुद्दे को।
और 1 महीने के अंदर ये अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा स्टडी ग्रुप, ठीक है। तब जब ये अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे तब अपन और डिटेल में इसके बारे में डिस्कस करेंगे, राइट। अभी के लिए इतना, और बाकी ये वाला तो जरूर देख लेना, इसमें आपकी बहुत सारी चीजें यमुना नदी में जो अमोनिया का जो हाई लेवल है तो उससे रिलेटेड कवर होंगी, राइट। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक। गाइस, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट के बारे में आपने कई बार न्यूज पढ़ी होगी कि एनिमल जो है वो किसी बस्ती में चला गया और उस बीच लोगों ने एनिमल को मार दिया, या फिर एनिमल ने शिकार किया लोगों का, ह्यूमन का। मैन ईटर्स, टाइगर्स हम लोग को जो देखने को मिलते हैं, तो ऐसी न्यूज आती रहती है ना कि टाइगर जो है वो एक बस्ती में चला गया, वहां से उसने बच्चे को उठा ले गया, या फिर किसी आदमी की हत्या कर दी। ऐसी न्यूज आती रहती है अक्सर, और ना ही सिर्फ टाइगर से रिलेटेड, एलिफेंट से रिलेटेड भी न्यूज आती है। तो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट हम लोग को अक्सर देखने को मिलता है। तो इसको मैनेज करने के लिए सरकार ने एक एडवाइजरी अप्रूव करी है, यानी कि कुछ बातें जो है वो बताई है, कुछ डायरेक्शंस दिए हैं कि किसके तहत हम लोग ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। तो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट के मैनेजमेंट का अप्रूवल जो है हम लोग को सामने देखने को मिला, एक एडवाइजरी का अप्रूवल सामने नजर आया, जो नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ की जो स्टैंडिंग कमेटी है उसके द्वारा ये अप्रूवल रखा गया है सामने। तो नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ के बारे में अपन डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, और इन्होंने एडवाइजरी क्या दी है उसके बारे में अभी पहले बात कर लेते हैं, फिर इस पर्टिकुलर बॉडी के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखो, कहा जा रहा है कि जो हम लोग को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 देखने को मिलता है, उसका सेक्शन 11 क्लॉज 1B के तहत कहा जा रहा है कि ग्राम पंचायत को एम्पावर किया जाए, सशक्त बनाया जाए, कि अगर कोई भी वाइल्ड एनिमल से रिलेटेड कोई मुद्दा सामने आता है तो उसको ग्राम पंचायत डील कर सके, राइट, हैंडल कर सके उस मुद्दे को। साथ ही साथ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इस स्कीम के बारे में पहले भी मैंने आपको पढ़ा है। इस स्कीम के नाम से ही समझ में आ रहा है, क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है, कि फार्मर्स के अगर क्रॉप्स वगैरह खराब हो जाते हैं तो फार्मर्स को उसका इंश्योरेंस मिल जाता है, यानी कि पैसे वगैरह मिल जाते हैं। तो वही चीज बताई जा रही है कि अगर कहीं ह्यूमन एनिमल या ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट के तहत अगर क्रॉप्स वगैरह डैमेज होते हैं तो उस डैमेज की भरपाई किसान को मिल सके, राइट। साथ ही साथ फॉरेस्ट एरिया में, जंगल एरिया में एनिमल्स के लिए चारा की व्यवस्था करवाई जाए, एनिमल्स के लिए पानी की व्यवस्था करवाई जाए। तो कुछ ऐसी चीज रखने की आवश्यकता बताई गई है, क्योंकि देखो, एनिमल ह्यूमन के कॉरिडोर में कब एंटर करते हैं, या ह्यूमन की स्पेस में या एरिया में कब एंटर करते हैं, जब उनको भूख लगती है, शिकार की तलाश के लिए ह्यूमन के एरिया में आते हैं वो, या फिर पानी की तलाश में आते हैं। बट अगर फॉरेस्ट एरिया में ही उनके लिए पूरी व्यवस्था हो जाएगी तो वो फिर ह्यूमन की टेरिटरी में एंटर नहीं करेंगे, वो फिर वहीं से चले जाएंगे, राइट। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। तो ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे कि ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस किया जा सके, कम किया जा सके। अच्छा, किसी ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट में अगर किसी ह्यूमन को अगर हानि पहुंचती है तो 24 घंटे के अंदर ही अंदर पेमेंट जो है वो प्रोवाइड किया जाए इंटरिम रिलीफ के तौर पर विक्टिम को या उसकी फैमिली को। जैसे कई बार जो है वो किसी इंसान की मौत हो जाती है ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट के तहत, तो उसकी फैमिली को जो है वो कुछ पेमेंट वगैरह ऑफर कर दी जाए 24 घंटे के अंदर ही अंदर। तो ये चीज यहाँ पर बताई गई है। इसके अलावा इंटर डिपार्टमेंटल कमिटी लाई जाए लोकल और स्टेट लेवल पर इस मुद्दे को रिजॉल्व करने के पर्पस के लिए। अर्ली वार्निंग सिस्टम्स को अडॉप्ट किया जाए, जैसे कि कुछ कुछ टेक्नोलॉजीज होती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कई जगह पर ये टेक्नोलॉजी चलती है, फॉरेस्ट ऑफिशियल्स इसका उपयोग करते हैं, कि जो टाइगर्स वगैरह होते हैं उनमें कुछ चिप लगा दी जाती है, डिवाइस लगा दी जाती है, जिसके थ्रू उनके मूवमेंट को ट्रैक किया जाता है, राइट। तो वैसे ही अगर कोई एरिया, यानी कि किसी बस्ती के पास अगर टाइगर का मूवमेंट हो रहा हो या एक वाइल्ड एनिमल का मूवमेंट हो रहा हो, तो फिर फॉरेस्ट ऑफिशियल तुरंत जो है वो उस बस्ती में जाकर इन्फॉर्म कर सकें, या फिर एसएमएस वगैरह के माध्यम से बस्ती के लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि लोग बाग जो है वो थोड़ा सतर्क रहे, आसपास कोई वाइल्ड एनिमल का मूवमेंट हो रहा हो। तो ऐसी टेक्नोलॉजीज का उपयोग किया जाए, कहा जा रहा है। बैरियर्स वगैरह क्रिएट किए जाए, राइट, जिससे कि एनिमल जो है वो क्रॉस ना कर सके, ह्यूमन के सेटलमेंट एरिया पर ना आ सके। कंट्रोल रूम्स को टोल फ्री हॉटलाइन नंबर जो है वो यानी कि के साथ हम लोग को देखने को मिलने चाहिए कंट्रोल रूम्स, जिससे कि कहीं पर भी ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट होता है तो तुरंत हेल्पलाइन नंबर पर कॉल किया जाए, इन्फॉर्मेशन दी जाए, और तुरंत जो है वो सहायता के लिए फॉरेस्ट ऑफिशियल्स वगैरह या अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज वगैरह वहां पर पहुंचकर कंट्रोल कर सके पूरे इशू को। इसके अलावा हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई किया जाना जरूरी है कि किस किस एरिया पर ज्यादा ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलता है, क्योंकि अगर हॉटस्पॉट आइडेंटिफाई किया जाएगा तो उस पर स्टडी कंडक्ट की जा सकेगी, स्टडी कंडक्ट की जाएगी तो पता लग जाएगा एग्जैक्टली कि क्या वजह है ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की, राइट। इसके अलावा स्पेशल प्लान इंप्लीमेंट किए जाएं इनको रोकने के लिए, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए। कैरेकल को शामिल किया जाए क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज की लिस्ट में। अभी कैरेकल जो है लीस्ट कंसर्न की मतलब इसमें हम लोग को देखने को मिलती है लिस्ट में, तो इसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज की लिस्ट में शामिल करने की बात की जा रही है। कैरेकल बेसिकली इस प्रकार की बिल्ली नजर आती है, जंगली बिल्ली, आप देख सकते हैं, इसके बारे में अपन बात करेंगे डिटेल में हालांकि। तो ये मीडियम साइज वाइल्ड कैट है, राजस्थान और गुजरात में ये
कि कुछ हिस्सों में ये पाई जाती है, तो कहा जा रहा है कि इसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज की लिस्ट में शामिल किया जाए। तो इस कैट के बारे में बात करेंगे, बट पहले अपन बात कर लेते हैं इस बॉडी के बारे में, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। तो इसका गठन किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है उसके सेक्शन 5A के तहत इसको सेटअप किया गया था। इसकी स्टैंडिंग कमेटी है, वो किसी भी प्रपोजल को तभी कंसिडर करती है जब वो प्रॉपर तरीके से जांच कर ले। जैसे कि अभी इसने ये प्रपोजल रखे कि ये चीजें जो है वो कंडक्ट की जानी चाहिए। स्टैंडिंग कमेटी ने ये प्रपोजल रखा है ना कि ये पूरी चीजें इस प्रकार से की जानी चाहिए जिसके चलते कंट्रोल किया जा सकता है एनिमल वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट्स को। तो ये ऐसे प्रपोजल कब रखती है? तो प्रपोजल रखने से पहले ये प्रॉपर जांच करती है, रिकमेंडेशन लेती है स्टेट चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन से, स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ से। उनकी रिकमेंडेशन लेने के बाद, प्रॉपर तरीके से उसकी जांच करने के बाद मीटिंग बिठाती है। मीटिंग में मौजूद होते हैं एक्सपर्ट्स मेंबर, उनके विचारों को लिया जाता है, ध्यान से कंसिडर किया जाता है और फिर उसके बाद फिर ये डिसीजन लेती है। तो इन्होंने जो ये प्रपोजल रखा है, इस प्रपोजल रखने के पीछे काफी सारी एक्सपर्ट्स के व्यूज, विचार वगैरह शामिल है, रिकमेंडेशन शामिल है, राइट, अलग अलग बॉडीज के, फिर ये प्रपोजल रखा गया। तो इस प्रकार से काम करती है नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की स्टैंडिंग कमेटी। कैराकल की बात करें तो देखो ये इस प्रकार की जंगली बिल्ली हम लोग को नजर आती है। मीडियम साइज की जंगली बिल्ली है, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और सेंट्रल एशिया और इंडिया में पाई जाती है। रात में ये हम लोग को नजर आती है, नॉक्टर्नल है, निशाचर हम लोग को देखने को मिलती है, रात में घूमती है ये, राइट, और काफी सीक्रेटिव है और इसको ऑब्जर्व करना काफी डिफिकल्ट होता है, काफी सीक्रेटली रहती है, इवन अकेले रहती है कई बार तो, और अगर रहेगी तो किसी एक पर्टिकुलर इसकी फैमिली के मेंबर के साथ रहेगी, वरना अकेले ही रहना ये ज्यादातर पसंद करती है। टेरिटोरियल स्पीसीज है, कार्निवोर है, मांसाहारी है, और साथ ही साथ इसको इजिप्ट के अंदर, एंशिएंट इजिप्ट में इसको पाला जाता था। एंशिएंट इजिप्ट के समय पर इसको पालते थे हंटिंग करने के पर्पस के लिए, कि ये शिकार करे दूसरे एनिमल्स वगैरह का। और इंडिया में ये सरिस्का टाइगर रिजर्व और रणथंबोर टाइगर रिजर्व में देखने को मिलती है। मेरा आपसे क्वेश्चन है, नीचे कमेंट बॉक्स पर आंसर लिख कर बताइए कि ये दोनों टाइगर रिजर्व कहां पर है। IUCN की रेड लिस्ट के अंदर लीस्ट कंसर्न की कैटेगरी में ये हम लोग को नजर आ रही है सन 2002 से। अब इसको कहा जा रहा है कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड की कैटेगरी में इसको शामिल किया जाए, ये प्रपोजल रखा गया है। इसको नुकसान किन किन चीजों से है, यानी कि इनकी संख्या कम क्यों हो रही है? तो ह्यूमंस का सेटलमेंट हम लोग को देखने को मिल रहा है, एक्सपेंड होता जा रहा है, राइट, एग्रीकल्चरल एरिया एक्सपेंड होता जा रहा है, जिसके चलते इसका हैबिटेट लॉस हो रहा है। ये जिस क्षेत्र पर रहती है वो क्षेत्र सिकुड़ रहा है, कम हो रहा है, क्योंकि ह्यूमन का इंटरफेरेंस वहां पर नजर आ रहा है, रोड्स वगैरह बन रहे हैं, तो इसके कारण से इसको नुकसान है, इसको खतरा है इस स्पीसीज को। और CITES स्टेटस की बात करें तो अफ्रीकन कैराकल पॉपुलेशन की जो स्टेटस है CITES का, वो अपेंडिक्स 2 के अंदर है। और एशियन पॉपुलेशन में ये जो स्पीसीज हम लोग को एशिया में जो देखने को मिलती है वो अपेंडिक्स 1 के अंदर हम लोग को नजर आती है, ठीक है। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक, जिसकी आपको एक अच्छी जानकारी होनी चाहिए। और गाइस अभी देखिए लेक्चर फिनिश नहीं हुआ है, अभी इसका पार्ट 2 में आज शाम तक आपको प्रोवाइड करा दूंगा। 4 से 5 टॉपिक्स अभी और बचे हुए हैं, राइट, इवनिंग तक आपको ये पूरे टॉपिक्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो जब तक के लिए आप जनरल स्टडीज की आपकी तैयारी करिए, इवनिंग तक मैं आपको टॉपिक प्रोवाइड कराता हूं। तो चलो पार्ट 2 के वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।